जहन जी आपके पास आ, आपने अनिल सिन्हा जी की बात सुनी। आ, मैं यहाँ पर यह भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि रशिया से भी इंडिया की जो भी मिलिट्री हमारे जो एयरक्राफ्ट आते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं, सुखोई हो या कोई हो, या फ्रांस से रफाल आए हैं, कभी कोई देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। आज तक रशिया ने मिक्स की टेक्नोलॉजी कभी इंडिया को ट्रांसफर नहीं की है, सुखोई की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर नहीं की है। इसलिए इंडिया के पास हमेशा कंपोनेंट्स की कमी रहती है और रशिया से कहते हैं, हाँ मरम्मत करने की सुविधा दी जाती है, लेकिन कंपोनेंट वहीं से ही आते हैं सारे के सारे, तो हम उनको पैदा नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते। तो अमेरिका भी अपने जो कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे जो इंजन के हैं, वो इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, वो भी एयरक्राफ्ट के इंजन की। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि मैंने सुबह एक प्रोग्राम किया था रशिया के ऊपर 12 बजे एग्जैक्ट, और एक अभी 6:20 पर एक लाइव प्रोग्राम और है एम्बेसडर केतन शुक्ला जी के साथ में। रशिया के अंदर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। रोस्तोव पूरी तरह से वैगनर के उसके कब्जे में आ चुका है। अब वो एक वनरे है, एक और सिटी है, उसके ऊपर भी कैप्चर कर लिया है। उनकी सेनाएं मॉस्को की ओर आगे बढ़ रही हैं। हालात बहुत ज्यादा नाजुक है। मेरा करीब 20 मिनट का एपिसोड सुबह मैंने दिया है, जिसमें मैंने बताया कि वैगनर्स कौन है, सारी डिटेल दी उनके बारे में, और किस ढंग से ये सारे के सारे दुनिया की सबसे विभत्स फोर्स है, जो आतंकवादियों की फोर्स है। और ये सारे मिलिटेंट्स थे जिनको अर्ध सैनिक बलों के रूप में डेवलप किया गया, रशिया के द्वारा ट्रेन किया गया, और ये पूरी तरह ट्रेंड है। ये हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं, टैंक चला सकते हैं, मिसाइल चला सकते हैं, पूरी की पूरी आर्मी है। और अब ये उनका विरोधी हो गए हैं। हालात बहुत खराब है, हम नजर रखे हुए हैं। अनिल जैन जी, जो हेमंता बिस्वा शर्मा का कमेंट आया है, मुझे लगता है कि वो काफी मामलों में लज्जाजनक है, और विदेश नीति के मामलों में इस किस्म के कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। लिखते क्या है, there are many Hussein Obama in India itself. We should prioritize taking care of them before considering going to Washington. The Assam police will act according to our own priorities. यानी कि असम पुलिस will act according to our own priorities, not according to constitution. आप देखिए कि असम पुलिस की प्रायोरिटी क्या है, खुद की प्रायोरिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटी है। और आप हमला किस पे कर रहे हैं? आप हमला कर रहे हैं एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट पे। भले ही वो फॉर्मर होंगे, लेकिन वो रेस्पेक्टेबल हैं, वो दुनिया में जाना माना नाम है। आप किसी को एक क्या कहते हैं, कोई गली का छुट भैया है जो आप किसी को कहेंगे हवाई जहाज से उतार लाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे, और इस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? क्या सारी की सारी जो एक क्या कहती डिसेंसी होती है, आप भूल गए हैं क्या? मुझे लगता है कि उनको विदेशी कूटनीति के अंदर कुछ पाठ पढ़ाने की जरूरत है, और विदेश मंत्रालय को इसका नोटिस लेना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री नोटिस नहीं लेते हैं, तो शायद उनका जो वक्तव्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था, वो अपने आप को झुठलाता है। ही नलिफाइज हिमसेल्फ। अनिल जैन जी। दिनेश जी, किसी ने कहा है कि वीराने गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, आपको एक चीज जाननी चाहिए। देखिए, हर जगह कंपटीशन होता है, आजकल कंपटीशन का जमाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक प्रतियोगिता चलती है कि कौन अपने आप को कट्टर हिंदू और इस तरह की इमेज को क्रिएट करे। तो अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में एक तरफ आपको पता है कि अमित शाह जी लाइन में है, दूसरा योगी जी उस लाइन में है, और एक व्यक्ति का नाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता काफी लेते हैं, वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, कि ये भी एक फ्यूचर नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। तो उनको अपनी रेस में बने रहने के लिए इस तरह के बयान बार बार देते रहना जरूरी है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो किसी और किस्म का है। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि इसके क्या प्रभाव भारत पे पड़ेंगे, भारत की क्या विदेश नीति पे पड़ेंगे। और मैं बता दूं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को और उनके साथियों को कि बैरक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रहे, और अमेरिका में ये परंपरा है कि 2 बार से अधिक कोई राष्ट्रपति बन नहीं सकता। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि हैट्रिक लगा दो फिर चौथी बार बन जाओ। ये वहां के संविधान में लिखा हुआ है कि 2 बार से ज्यादा किसी को, वो भी 4-4 साल की टर्म होती है। लेकिन वो हो सकता है कि इस समय पूर्व राष्ट्रपति हो, लेकिन आज भी वो अमेरिका के सर्वाधिक
पॉपुलर नेता हैं और आज भी अमेरिका में उनकी बात को मैं अगर कहूं तो जो बिडेन से ज्यादा तवज्जो बैरक ओबामा की बातों को दिया जाता है। बैरक ओबामा की माता जो थी वो आयरिश थी, मदर उनकी, और उनके जो फादर थे वो अफ्रीका के थे, केनिया के थे मोस्ट प्रोबेबली, और उनका जो नाम बचपन में लिखा गया। लेकिन दुनिया जानती है कि बैरक ओबामा एक क्रिश्चियन व्यक्ति है और उनको हमने देखा है कई वीडियोस में कि चर्च में संडे को जाकर के अपने हाथ से जो लंगर बंटता है, जैसे प्रसाद कह लीजिए, लंगर कह लीजिए, वो अपने हाथ से बांटते, उनको देखा है हमने। तो हर कोई जानता है कि बैरक ओबामा क्या है, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर समुदाय से जबरदस्ती वो लेबल चिपकाने की ओछी हरकत, ये कोई विश्व शर्मा टाइप का व्यक्ति ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सर आज भी जब वो भारत में आए ना सर, आज भी अगर वो भारत में आए एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट, मैं चूंकि मालूम है मुझे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं सर, सारे प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको एक्सटेंड करने पड़ते हैं, रेड कारपेट भी देना पड़ता है उनको, और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, रहने का स्थान प्रोवाइड करना पड़ता है। ये भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को दरकिनार नहीं कर सकते, इवन एज ए प्राइवेट विजिट यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। दिनेश जी, ही इज फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जिसके जो बिडेन भी हैं, और 75 जो एमपी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है और जो बिडेन कोई भी फैसला बिना उनकी सलाह के करते ही नहीं है। आपने अपशब्द जो इस्तेमाल किए हैं बैरक ओबामा को, तो वो तो फिर भी लार्ज हार्टेड पर्सन है, वो ज्यादा माइंड नहीं करेगा, लेकिन उसका जो है एक एक डेमोक्रेटिक जो सेनेटर है और जो बिडेन है वो ज्यादा इसको महसूस करेंगे। और इसकी चर्चा हो रही है। हमारे एक पुराने मित्र भी रहे हैं, जनता दल के एक मेंबर पार्लियामेंट होते थे, संतोष भारतीय, और अपने एक अखबार भी निकालते थे एक जमाने में, चौथी दुनिया के नाम से। मैं आज उनकी वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि इतना ज्यादा इस चीज का अमेरिका में विरोध हुआ है, जो हेमंत बिस्व शर्मा का जो ये बयान आया है कि आप सर वॉशिंगटन पोस्ट में आ गया, न्यूज आ गई सर, वॉशिंगटन पोस्ट ने फिगर कर दिया में आ गई है, और वहां पे मजाक उड़ाया जा रहा है। और जो मोदी जी ने जो वहां जाकर के किया है, जिस तरह की अंग्रेजी बोली है, वो बता रहे थे कोई डायरी पढ़ करके बात की है, वो सब चीजें वहां पे आज चल रही हैं। यूएसए की जो भी वो है, किस तरह से 3 टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल किए हैं, कैसे उन्होंने इंसिस्ट किया है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तो नहीं होनी चाहिए तो फिर 2 से ज्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें चल रही हैं। और एक बड़ी अच्छी वो जो बड़ी अजीब सी बात है कि वहां पे जाकर के मोदी जी ने कह दिया कि जब जब भारत मुसीबत में आया तब तब अमेरिका उनके साथ आकर के खड़ा हुआ है, जबकि हर कोई जानता है कि 1971 में जब बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा था, तो वो पाकिस्तान के फेवर में भेजा था, कोई इंडिया के फेवर में नहीं भेजा था। जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, उससे पहले वो जिस तरह का गेहूं भेजते थे, जो अब उनके यहाँ जानवरों के खाने का गेहूं होता है, वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। फिर 65 की लड़ाई में भी जो उनका था पाकिस्तान के प्रति था, कारगिल में भी पाकिस्तान के प्रति उनका रुख रहा। तो ये कहना कि जब जब भारत, और उसका आपका क्या मतलब, रशिया नहीं इस चीज का नोट लेगा, रशिया भी नोट करेगा कि हमने इंडिया का इतना साथ दिया हमेशा। और फिर जब अटल जी ने परमाणु विस्फोट किया था तो कितने प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने भारत के ऊपर, हमारी आर्थिक जो व्यवस्था थी डगमगा गई थी, बहुत साल पीछे चला गया। और वहां जाकर के सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए कहना कि जब जब भारत के इतिहास में भारत में कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई, तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा पाया। पता नहीं कौन इनके भाषण लिखता है। तो मोटी बात यह है जी कि क्या खोया क्या पाया इंडिया ने इस विजिट से। आप एक चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी एक 7.5 कैरेट का एक हरे रंग का हीरा देकर के आए हैं मिसेस बिडेन को, और उसके बदले में उनको जो गिफ्ट मिला है वो एक टी शर्ट है। जिस तरह की टी शर्ट दिल्ली के सरोजनी मार्केट में 150 रुपए में मिलती है, वो उनको रिटर्न गिफ्ट मिला है। तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि इस यात्रा में किसने क्या खोया और क्या पाया। ये इसका एक एग्जाम्पल है। जी दिनेश जी। जी